और ये क्या है बेटा? ये सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर जरूर लगाएं, ठीक है? इससे मंजन जरूर करें, हैं? नहीं, हाथ में लगाओ, आराम ओमिक्रॉन लेके चला जाएगा। हाथ को सैनिटाइज करो, मुंह में मास्क लगाए रहो, ठीक है? बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर का प्रचार नहीं कर रहे, बता रहे हैं कोरोना में जनहित में जारी है, ठीक है? पीडब्ल्यू सरकार की तरफ से। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं रफ्तार सीरीज में एक और झन्नाटेदार लेक्चर। आज हम लोग करने क्या जा रहे हैं? आज फ्रिक्शन का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में क्या किया था भैया? पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन होता क्या है, करता क्या है। ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो तो उस पर फ्रिक्शन लगता किस डायरेक्शन में है। फिर हमने पढ़ा था आदमी चलता है तो फ्रिक्शन किधर लगता है। फिर हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा उसको खींचने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए। होमवर्क दिया था एक उसी के साथ कि पुश करते हैं तो कितना फोर्स लगता है। साथ में एक होमवर्क देके गए थे और क्या कि फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं। ये सारी बातें सीखी थी, कुछ होमवर्क दिया था। आज क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन का कार्यक्रम कैसा होता है। और क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक अगर रखे हो। सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या इसी में होती है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है और कैसे चलेगा। बेटा आज इसका क्या करेंगे? समझ में तो आ गया होगा तुम लोग को। जो आ गया बताना क्या आ गया, क्या करेंगे आज इसका। तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक अगर रखे हो तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, वो आज हम लोग करने वाले हैं। और सबसे आखिर में बताऊंगा फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है या नहीं। तो भाई साहब ब्रो, फ्रिक्शन का सेकेंड लेक्चर और सबसे पहले शुरू करते हैं एंगल ऑफ रिपोज से। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने किया होगा छोटे पर। मिट्टी ले लेते हैं, इसे से ढेर बनाते जाते हैं, इसे से ढेर बनाते जाते हैं, इसे से ढेर बनाते जाते हैं। एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे आने के बाद मिट्टी फिसल जाती है नीचे। कितने लोगों ने ऐसा किया है? बालू का ढेर लेते हैं, ऐसे से बालू सैंड ऐसे से इकट्ठा करते रहते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है, उसके बाद फिसल जाता है। कुछ लोग जो गांव के होंगे, जब से धान और गेहूं जब की कटाई वटाई होती है तो धान का बहुत बड़ा ढेर लगाते हैं। देख तो एक पर्टिकुलर ढेर के बाद वो ढेर फिसलने लगता है ना? पर्टिकुलर हाइट के बाद ढेर फिसलने लगता है। वो बस वहीं से कार्यक्रम आया एंगल ऑफ रिपोज का, ठीक है? मतलब कितने एंगल के बाद ये फिसलने लग जाएगा। मतलब ये है एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। मतलब ये इंक्लिनेशन पूछ रहे हैं, ये कितना इंक्लिनेशन होगा जब इस पे कोई बॉडी रखे तो स्लिप कर जाएगा। ढेर बनाते जाओगे तो इस पे अब अगर अगला कोई तुमने टुकड़ा रखा, अगला कोई टुकड़ा रखा तो वो क्या करेगा? यहां स्लिप करने लग जाएगा। ये है एंगल ऑफ रिपोज। ये मैक्सिमम एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के मैक्सिमम होने की बात कर रहे हैं। कितना एंगल है जब तक यहां पे कोई चीज रुका रहे? तो मैक्सिमम एंगल जब तक यहां पे कोई चीज रुका रहे, या फिर मिनिमम एंगल जिसके बाद स्लाइडिंग हो जाए। और बढ़ाओगे तो और होगा ही होगा, लेकिन जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए उसकी बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। आइए इसको हम दिखाते हैं, कहां? आपके सामने साथ करके दिखाते हैं, ठीक है? कैसे मैं बताता हूं, देखो इसी को करके दिखाता हूं आपको। ये जानते हो किसकी किताब है? जानते हो? दादाजी की किताब है ये, ठीक है? और ये क्या है बेटा? ये सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर जरूर लगाएं, ठीक है? इससे मंजन जरूर करें, हैं? नहीं, हाथ में लगाओ, आराम ओमिक्रॉन लेके चला जाएगा। हाथ को सैनिटाइज करो, मुंह में मास्क लगाए रहो, ठीक है? बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर का प्रचार नहीं कर रहे, बता रहे हैं कोरोना में जनहित में जारी है, ठीक है? पीडब्ल्यू सरकार की तरफ से, ठीक है? देखो ये ऐसे ही था, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये रखा हुआ था। कौन? सैनिटाइजर की बोतल। फिर कैसे मैं इंक्लिनेशन बढ़ाऊंगा, गिरा, फिसला। आप बताओ, फिसला, फिसल गया, फिर से दिखाएं पास से। बहुत बुड़बक हो तुम। देखो ये सैनिटाइजर की बोतल है, रखिए ना यहां पर। फिसली नहीं, फिसली नहीं, फिसली। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब फिसल गई। एक पर्टिकुलर एंगल के बाद फिसलन शुरू हुई, वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। उससे ज्यादा करोगे तब तो ये देखो ज्यां फिसल जाएगा, है ना? तो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद ये फिसल जाता है, तो वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है।
अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होगा। जैसे अभी इसके लिए ये था, इस फोन के लिए, इस फोन के लिए अलग होगा, क्योंकि अलग रफनेस होगा तो अलग अलग आएगा। देखो तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे, ए मास्टर ऑफ फोन गिर जाए मजा आ जाए ना, पकड़े रहेंगे हाथों हाथ, गिर नहीं देंगे। देखो अब फिसला, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग एंगल ऑफ रिपोज होता है, उस हिसाब से फ्रिक्शन होता है ना। समझ में तो आई क्या होगा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? वो एंगल जिसपे जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। आइए इसी चीज को हम यहां पे अब ऐसे बना के दिखा दें। वो इंक्लाइन प्लेन ऐसे करके दिखा दिया। यहां पे स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली है, स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली है। यहां पे क्या लगेगा? यहां पे लगेगा नीचे की तरफ क्या? mg साइन थीटा। क्या लगेगा? mg साइन थीटा। इधर mg साइन थीटा लगेगा। इधर क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। इधर क्या लगेगा? mg cos थीटा लगेगा। और यहां पे क्या लगेगा? इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। किधर? इधर लगेगा फ्रिक्शन, इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। यहां लगेगा नॉर्मल, यहां लगेगा mg cos थीटा। यहां क्या लगेगा? mg sin थीटा। यहां क्या लगेगा? फ्रिक्शन। ऐसे जस्ट स्टार्ट होने वाला है, इसका मतलब क्या हो गया? जस्ट स्टार्ट होने वाला है, इसका मतलब ये हो जस्ट बैलेंस किया इसने। किसको? एफ मैक्स से बैलेंस हुआ है mg sin थीटा। इसके बाद क्या जाएगा? इसके बाद mg sin थीटा डोमिनेट कर जाएगा। इसके बाद mg sin थीटा डोमिनेट कर जाएगा। एफ मैक्स क्या होता है? एफ मैक्स होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। और नॉर्मल क्या है यहां पर? सबको पता है mg cos थीटा। क्या लिखा जाएगा? म्यू एस mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। सो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। ये एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। ये एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। अब अगर ये डोमिनेट हो गया तो स्लिप नहीं करेगा, मतलब म्यू बड़ा हो गया, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो स्लिप नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा? अगर म्यूएस बड़ा है tan थीटा से या बराबर है तो क्या होगा? नो स्लिपिंग, तब स्लिपिंग नहीं होगी। अगर tan थीटा बड़ा हो गया म्यूएस से तो क्या जाएगी? स्लिपिंग हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है भैया। जब थीटा बड़ा हो जाता था, देखो जब थीटा डोमिनेट कर जाएगा तो स्लिप कर जाएगा, है ना। जब थीटा कम रहेगा तो स्लिप नहीं करेगा, बात खत्म। सिंपल। थीटा कम था नहीं स्लिप किया, थीटा बढ़ गया स्लिप कर गया, बात खत्म। तो जब tan थीटा डोमिनेट कर जाएगा तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। tan थीटा डोमिनेट नहीं करेगा तो स्लिपिंग नहीं होगी। इसमें कोई बहुत बड़ी हमने बात नहीं बता दी, बहुत बड़ा विज्ञान नहीं पढ़ा दिया हमने तुमको छोटी सी बात बता दी मैंने, ठीक है। तो जब कभी भी म्यूएस डोमिनेट करेगा तो स्लिपिंग नहीं होगी, और जब कभी tan थीटा डोमिनेट करेगा म्यूएस से तो स्लिपिंग हो जाएगी। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? वो एंगल जिस पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। अगर कोई ब्लॉक रेस्ट पे रखा हो, दूसरे शब्द में बोला जाए वो एंगल मैक्सिमम बोला जाए, वो एंगल जिसपे कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता चला है, ऐसे ही बोल सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, है ना। नेट फोर्स बैलेंस हो जाए, कहने का मतलब ये, बात खत्म, ठीक है। चलो खैर, दूसरी वाली बात हो सकता है कम समझ में आई हो, उसको इग्नोर ही करो। कोई ब्लॉक रखा है, चलने लगने की बात कर रहे हैं हम ना। चलो ठीक है। अब इसी पर बेस थोड़ी पंचायत करते हैं। अब इसी बेस थोड़ी पंचायत करते हैं। क्या? जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन, थीटा है 45 डिग्री, म्यू है यहां पर 0.8। यहां पर एक ब्लॉक रख रहे हैं, यहां पे एक ब्लॉक रख रहे हैं,
आपको बताना है कि इस ब्लॉक पर, m मास के ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन लगेगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स। ये, और स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी। पहली बात तो क्या, जब पता करोगे स्लिपिंग होगी नहीं होगी तभी तो सॉल्व करना शुरू करोगे। खैर फिर भी हमने पूछ ही लिया है स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, तो ऐसा कुछ दिया है मान लो। सबसे पहला काम है आपको चेक करना म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.8। ठीक है, कितना है? 0.8। फिर tan थीटा कितना है? tan 45 कितना है? 1। क्या समझ में आया? tan 45 बड़ा है किससे? म्यू से। तो क्या होगा? स्लिपिंग होगी। क्या होगी? स्लिपिंग होगी। क्या होगी? स्लिपिंग होगी। इसका मतलब स्लिपिंग होगी। ठीक है, स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? यहां पे इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या जाएगा यहां पर? म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। यहां म्यू ही दिया है, म्यू एस यही है, म्यू के। ठीक है, नॉर्मल यहां ऐसे रहेगा और ये रहेगा एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, 0.8 mg cos 45, मतलब 1/√2। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा? 0.8 mg/√2। इतना आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या निकालना है? कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछ ली हमने आपसे, बहुत बड़ी बात नहीं पूछ ली हमने आपसे। क्यों? कॉन्टैक्ट फोर्स ही तो पूछा है। हाँ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बताया था आपको? नॉर्मल स्क्वायर फ्रिक्शन स्क्वायर। फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक, तो यहां काइनेटिक लिख देंगे। नॉर्मल कितना आया? और यहां क्या है? 0.8। mg cos 45 यहां आ गया, और ये हो जाएगा √ओवर जी। सिंप्लीफाई कर लो अपना थोड़ा बहुत, वो कर लेना बहुत आसानी से, बहुत मक्खन मलाई तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते। अभी ओशीट कराने वाला हूं आपकी, बस थोड़ी देर रखो धीरज, है ना। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, रखा हुआ इंक्लाइन प्लेन पे, 37 डिग्री है। ठीक है, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5। इसको मैं चेंज कर देता हूं। क्या कर देता हूं? चेंज कर देता हूं, और म्यू की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, मतलब 0.8 कर रहा हूं। ठीक है ना, मेरी मर्जी में चाहे जो करूं। ठीक है, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन ब्लॉक। ये क्या है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन अ ब्लॉक, इसका क्या मतलब हुआ?
इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये क्या मतलब है, इसको क्या कहते हैं? देखो इंक्लाइन प्लेन कौन कौन सा फोर्स लगाता है, नॉर्मल और फ्रिक्शन। नॉर्मल और फ्रिक्शन लगाता है ना। इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे क्या लगा सकता है, तो नॉर्मल लगाएगा तो फ्रिक्शन लगाएगा, दोनों लगाएगा। नॉर्मल और फ्रिक्शन मिला के जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स। मतलब ये घूम फिर के आपसे कांटेक्ट फोर्स जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? कांटेक्ट फोर्स जानना चाहते हैं आपसे। कभी भी आए इंक्लाइन प्लेन ने कितना फोर्स लगाया, इसने कितना फोर्स लगाया, उसने कितना फोर्स लगाया, तो आपको यही समझना है। स्पेसिफिक होकर तो फ्रिक्शन पूछ ही रहा है। पहला काम, थीटा पता चल गया आपको कितना, 37 डिग्री। म्यू पता है आपको 0.8। करना क्या है आपको, सबसे पहले देखो म्यू की वैल्यू लिखो 0.8। tan थीटा tan 37 बोले तो 3/4 मतलब 0.75। यहां पर म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा। यहां म्यू बड़ा है tan थीटा से। इसका क्या मतलब होता है, जब म्यू बड़ा होता है tan थीटा से क्या होता है, जब म्यू बड़ा होता है tan थीटा से तो क्या होता है, तो होता है नो स्लिपिंग। तो स्लिप नहीं करेगा, नो स्लिपिंग, स्लिप नहीं करेगा। फिर यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा, जो ब्लॉक यहां रखा होगा ना, इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा लगेगा। mg sin थीटा इधर लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा, नॉर्मल इधर होगा, mg cos थीटा होगा। इससे पहले स्लिप कर रहा था इसलिए काइनेटिक लगा था, अब स्टैटिक लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगेगा, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। यहां स्टैटिक फ्रिक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। दैट मींस mg sin थीटा के बराबर होगा, mg sin 37 के बराबर होगा, मतलब 3/5 mg की होगा। बहुत लोग प्राण सूख गए होंगे ऐसा सुन के, क्यों, उनको नहीं पता sin 37 कितना होता है, 3/5 होता है लल्ला। कितने लोग पता है, जैसे बहुत सारे लोग पता होगा, 4/5 होता है। tan 37 3/4 होता है, ठीक है। तो ये इस समय फ्रिक्शन इतना लगेगा, मतलब mg sin थीटा के बराबर, इसके बराबर mg sin थीटा के बराबर ये लगेगा। नॉर्मल कितना लगेगा, ओए ओए नॉर्मल, नॉर्मल तो पक्का पता है, mg cos थीटा। फोर बाई फाइव mg, 4/5 mg नॉर्मल लगेगा। टोटल फोर्स, टोटल फोर्स मतलब कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है बाबू, नॉर्मल स्क्वायर फ्रिक्शन स्क्वायर। कौन सा फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक, कौन सा, स्टैटिक। स्टैटिक लगेगा, फ्रिक्शन स्क्वायर होता है, यहां पे स्टैटिक लगेगा, वहां काइनेटिक लग रहा है, स्टैटिक लगेगा। नॉर्मल स्क्वायर फ्रिक्शन स्क्वायर होता है, हमेशा बात खत्म। बहुत झन्नाटेदार रिजल्ट आने वाला है। mg स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, mg स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा करो, क्या मिलेगा बताओ, मैं बोल रहा हूं तुम करो। mg स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, mg स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। यहां क्या मिलेगा? mg स्क्वायर हो जाएगा। 3/5 4/5 कर देते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। बहुत घिचपिच हो जाएगा ना। तो साफ साफ जगह करिए। आओ साफ साफ जगह कर देते हैं। हमें पता है तुम रो रहे हो, हम सब जान जाते हैं। हमको तुम समझो भगवान, भगवान से 1 साल छोटे हैं बस हम, बाकी सब सही है। गलत नहीं कह रहे, सही बता रहे हैं। भगवान से 1 साल छोटे हैं बस, लेकिन भगवान को प्यारे नहीं है, है ना। चलो देखो अच्छा, इधर फ्रिक्शन कितना आएगा? स्टैटिक कितना आना था? mg साइन थीटा। नॉर्मल mg कॉस थीटा। दोनों का क्या करें? रिजल्टेंट क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। किसका? यही तो कह रहे थे हम। स्क्वायर करके ऐड कर दो, mg बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 हो जाएगा। अगर रफ इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है तो जो कांटेक्ट फोर्स mg बराबर होता है हमेशा, हमेशा याद कर लो इसको। रफ इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई ब्लॉक स्लिप नहीं करता है, रफ इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई ब्लॉक स्लिप नहीं करता है तो कांटेक्ट फोर्स mg आता है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। रफ इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई ब्लॉक स्लिप नहीं करता है तो कांटेक्ट फोर्स mg होता है। लिखो बे। क्या क्या बोला हमने? रफ, क्या बोला? इंक्लाइन, क्या बोला? प्लेन, फिर क्या बोला? ब्लॉक, फिर क्या बोला? इक्विलिब्रियम में, फिर क्या बोला? अगर रहता है तो। एक साथ बोलो तो, रफ इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहता है तो कांटेक्ट फोर्स mg, कांटेक्ट फोर्स mg। दादाजी की किताब में भी ऑब्जेक्टिव दिया है, ठीक है। चलो, एक सवाल और देना चाह रहे हैं, बड़ा मन कर रहा है मेरा, ठीक है। क्या? सुनो ध्यान से। और क्या? इस प्लैंक को स्लोली घुमा रहे हैं, स्लोली स्लोली स्लोली। स्लोली घुमा रहे हैं। ये सरफेस रफ है, यहां पे एक ब्लॉक रखा है, यहां पर एक ब्लॉक रखा है। ये ब्लॉक यहां रखा है। जब ये प्लैंक हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बनाएगा, और थीटा क्या है? 30 डिग्री और 60 डिग्री। उस केस में आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। उस केस में बताना है आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। म्यू की वैल्यू हम बता देते हैं आपको। म्यू की वैल्यू है 1। म्यू की वैल्यू है 1। बताना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ
फ्रिक्शन फोर्स फॉर थीटा इक्वल टू एंड 60 डिग्री। थीटा 30 और 60 डिग्री के लिए वैल्यू बतानी है आपको। बताइए क्या आएगा बाबू? 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए वैल्यू बताओ, क्या आएगा फ्रिक्शन फोर्स की? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, हम रुके हुए हैं। क्या आएगा बताओ तुरंत के तुरंत। अब इतना नहीं रुक सकते, वीडियो पॉज करो, बताओ। तो पहले आओ 30 के लिए सॉल्व करते हैं। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, म्यू की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ऑलमोस्ट 0.6 या 7 के आसपास जो भी हो। यहां म्यू डोमिनेट कर गया, म्यू डोमिनेट कर गया। गलत लिख दिया मैंने, यहां म्यू डोमिनेट कर गया किससे? tan 30 से। मतलब क्या हुआ? मतलब नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग। स्लिपिंग नहीं होती तो क्या होता है? फ्रिक्शन जो लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। क्या लगेगा? mg sin थीटा। ये बैलेंस होगा फ्रिक्शन से। तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी mg sin थीटा आएगा। थीटा बोलो 30, mg sin 30 mg/2, mg/2 लगेगा। mg/2 आएगा क्योंकि स्लिप नहीं करेगा। इसको घुमा दो, 60 पहुंचा दो। क्या 60? 60 के लिए क्या होगा? tan 60 की वैल्यू देखते हो। tan 60 कितना होता है? tan 60 कितना होता है? म्यू की वैल्यू कितनी है? 1। यहां पे tan 60 बड़ा है म्यू से। tan 60 बड़ा है म्यू से, मतलब सिंपल है। मतलब क्या बताना इसमें? इतनी देर से बता रहे हैं कि थीटा बड़ा हो जाएगा तो क्या जाएगा? स्लिपिंग हो जाएगा। स्लिपिंग हो जाएगा तो क्या जाएगा? स्लिपिंग हो जाएगा तो यहां फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा? काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या जाएगा? नॉर्मल ये है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। म्यू की वैल्यू 1,
cos 60 mg/2 mg/2 है। पहले भी mg/2 अभी भी mg/2। हां, पहले भी mg/2 अभी भी mg/2। क्यों? डेटा ऐसा लिया हमने कंफ्यूज करने के लिए आपको। लेकिन एक केस में स्लिपिंग नहीं हो रही थी, एक केस में स्लिपिंग हो रही थी। प्रैक्टिस क्या करवा रहे हैं हम आपको इतनी देर से? प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये कि अगर इसको स्लोली घुमाएंगे तो एक केस स्लिपिंग का बनेगा, एक केस स्लिपिंग का नहीं बनेगा। जब म्यू बड़ा हो जाएगा तो स्लिपिंग नहीं होगा, और जब tan थीटा बड़ा जाएगा तो स्लिपिंग होगा। ठीक है, ये चेक करना पड़ता है आपको। चलो समझ में आया? आगे ये ब्लॉक है, इस वेज पे रखा है। फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स टू होल्ड द ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन। फोर्स हो सकता है या फोर्सेस हो सकता है, फोर्सेस भी हो सकता है। फोर्स भी हो सकता है, फोर्सेस भी हो सकता है। क्यों? मान लो हाथी रखा है इस पे क्या रखा है? हाथी रखा है। हाथी रोकने के लिए ताकत लगाओगे, ठीक है, लेकिन हाथी तो चला जाएगा, नीचे तरफ हाथी जाना चाहेगा। इतनी दम कहां में? हाथी रोक लो, लेकिन बहुत ताकत लगाओ, वहां की ताकत लगाओ, यहां की ताकत लगाओ, सब ताकत लगाओ, हाथी रोक रहे हो। लेकिन जरा सा अगर हल्के हुए तो हाथी नीचे चला जाएगा। मतलब इसकी स्लिप की टेंडेंसी की तरह नीचे फ्रिक्शन लगेगा ऊपर तरफ। और कौन सा लगेगा? स्टैटिक, क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा, स्लिप करने वाला है, नॉर्मल हो जाएगा ये। mg cos थीटा लगेगा इधर ऐसे, सेंटर से जाएगा, लेकिन हमने ब्लॉक का साइज ऑलमोस्ट 0 ले रखा है। ऐसा फोर्स लगेगा नॉर्मल mg cos थीटा और ये सब बवाल। मतलब स्लिप की टेंडेंसी किधर है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड टेंडेंसी है, फ्रिक्शन अपवर्ड लग गया, लग गया स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? जस्ट रोक रहे हैं, जस्ट। मतलब हम मैक्स लिख रहे हैं, एफ मैक्स लिख रहे हैं, बार बार एफ एस मैक्स क्यों लिखे? क्या आएगा? म्यू एस mg cos थीटा। इसको होल्ड कर रखा आपने, कर रखा हमने। ये एफ की वैल्यू क्या आएगी? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos। इतना फोर्स लगाओगे जिसको नीचे जाने से रोक पाओगे। ठीक है, इतना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अब इसकी स्लिप, मतलब अब कोई हल्की चीज रखी, मान लो लगा दी ताकत, तो ऊपर खींच ले जाओगे इसको। तो जब टेंडेंसी किधर हो? टेंडेंसी किधर है? टू मूव अपवर्ड। इक्विलिब्रियम में है दोनों केस में, लेकिन एक में लग रहा है नीचे में चला जाएगा, एक में लग रहा है कि जरा ताकत लगाई तो ऊपर चला जाएगा। दोनों केस में इक्विलिब्रियम में रहेगा ना भाई। जैसे अगर मैं बोलूं इस इंक्लाइन प्लेन पे ये मोबाइल रखा है, इस इंक्लाइन प्लेन पे मोबाइल रखा है, तो इसको मैं थोड़ी ताकत लगाऊं तो ऊपर खींच ले जाऊंगा, और जस्ट ताकत लगाऊंगा तो हो सकता है इसको यहां होल्ड करके रखूं।
अगर जैसे यहां ऐसे रखते स्लिप करने वाला हो तब की बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी होगा कि इसको जस्ट होल्ड किए, ऐसा है कि जस्ट इसको हम ऊपर तरफ स्लिप करा रहे हैं, है ना। तो दोनों केस हो सकती है, जब जस्ट हमें नीचे की तरफ मूव करने से रोकना है, जब इसको जस्ट ऊपर की तरफ हम मूव करा ही सकते हैं ऐसे। इस केस में mg sin थीटा नीचे की तरफ, नॉर्मल बीच से दिखा देने, लोग कहेंगे कि बीच से काहे नहीं दिखा रहे हो। वैसे भी बॉडी का साइज छोटा है तो कहीं से भी दिखाओ क्या फर्क पड़ता है। अभी रोटेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे नॉर्मल कहां से दिखाना पड़ता है ना। फ्रिक्शन यहां क्यों यहां आएगा, ऊपर चलाएगा तो ऊपर आएगा क्या, नहीं सर नीचे आना चाहिए। क्यों नीचे आना चाहिए, क्योंकि जस्ट ऊपर चलने वाला है, फ्रिक्शन नीचे, फोर्स तो आप इधर ही लगाओगे होल्ड करने के लिए। ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक होगा, जस्ट होल्ड किए हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, तो एफ स्टैटिक सबको पता है क्या हो जाएगा, म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल। अब सॉल्व कर लो, एफ इजिकल एफ माइनस फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा। तो ये एफ मैक्स फालतू में लिख दिया हमने यहां पे, अभी बताएंगे बाद में आप। ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा सर कौन सा फोर्स लगाएं, ये समझ नहीं आ रहा सर कौन सा फोर्स लगाएं। देखो बेटा, अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे इसको होल्ड करना चाहते हो तो ना तो आप इसको नीचे स्लिप करने दो ना ही ऊपर स्लिप करने दो। मतलब एक केस में इसकी टेंडेंसी रहे नीचे स्लिप करने की, एक केस में रहे टेंडेंसी ऊपर स्लिप करने, मतलब जस्ट होल्ड किया आपने नीचे जाने से, जस्ट होल्ड किया आपने ऊपर जाने से। मतलब आप जो है फोर्स इसके बीच में कुछ भी लगाइए, किसके बीच में, मैक्सिमम इतना लगा सकते हैं जब आप इसको ऊपर जाने से जस्ट ऊपर जाने वाला हो, मिनिमम इतना लगा सकते हैं जब ये जस्ट नीचे जाने वाला हो। ये मिनिमम फोर्स है जब ये जस्ट नीचे जाने वाला था और ये जस्ट ऊपर जाने वाला था। इस रेंज में कभी भी कोई सा भी फोर्स लगाओगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस रेंज में कोई सा भी फोर्स लगाओगे तो क्या रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन आता है इस पे, क्या पूछा जाता है कि कितना फोर्स लगाएं, कितना लगाओगे, इतना लगाओ कि ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब मान लो नीचे जाने का फोर्स आया, मतलब मिनिमम फोर्स आया 3 न्यूटन, मैक्सिमम आया 20 न्यूटन, तो 3 से लेके 20 तक कुछ भी लगाओगे, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, 18 लगाओ, 19 लगाओ, 20 लगाओ, 21 में स्लिप कर जाएगा। 3 से 20 में स्लिप नहीं करेगा, 21 में स्लिप कर जाएगा। 2 लगाओगे तब भी स्लिप कर जाएगा, समझे। तो जब पूछा जाता है फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज आता है, समझे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और पढ़ना है, एक छोटी सी बात और पढ़ना है। क्या बता रहे, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन में इस पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्या है, एक ब्लॉक है, ऐसे देखो,
ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, रफ सरफेस पे रखा है। अगर ब्लॉक इधर की तरफ आ रहा हो, मान लो, कहने मतलब क्या, tan थीटा बड़ा है म्यू से, यहां ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इन दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का? इन दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का? एक ये केस है, एक ये केस। ब्लॉक का मास है m, यहां पर है m। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो देखो, हम खाली इधर वाले फोर्स दिखा रहे हैं। mg साइन थीटा इधर लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन लगेगा कितना? म्यू mg कॉस थीटा। सिंपल। क्यों? सब जानते हैं। यहां लगेगा mg साइन थीटा, फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर जा रहा है, नीचे लगेगा कितना? काइनेटिक यहां भी लगेगा म्यू mg कॉस थीटा। इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या आएगा? ए की वैल्यू क्या आएगी? ये आ जाएगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए कर दिया हमने। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यहां पर mg साइन थीटा, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं करिए। ऑब्वियसली जब ऊपर जाएगा तो वेट भी नीचे लगेगा, वेट का कंपोनेंट भी लगेगा, फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, दोनों जोड़ देंगे। और यहां पे जब ऊपर जाएगा, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा तो वेट का कंपोनेंट लगेगा नीचे, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फ्रिक्शन ना होता तो खाली जी साइन थीटा ही आता। फ्रिक्शन ना लगता तो खाली जी साइन थीटा ही आता। फ्रिक्शन की वजह से म्यू जी कॉस थीटा का एक एक्स्ट्रा टर्म आने लग गया। ऑब्वियसली जब ऊपर जाओगे तो नीचे की तरफ लगेगा वो म्यू जी कॉस थीटा, जब आप नीचे जाओगे तो ऊपर तरफ लगेगा, तो माइनस कर देंगे। और फ्रिक्शन ना होता तो जी साइन थीटा होता, जो कि पिछली क्लास में हमने बताया है, पिछले से पिछली क्लास में। जब किसी ब्लॉक को रखते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे तो एक्सेलरेशन क्या आता था? जी साइन थीटा आता था। फ्रिक्शन की वजह से म्यू जी कॉस थीटा का टर्म आने लग गया। तुम जानते हो ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ लगेगा, तो जोड़ देंगे। सिंपल। क्लियर हुआ? बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया बेटा। अब जो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है? अब टू ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन करने हैं। इसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन अभी हम गर्दा उड़ा देंगे। आओ, गर्दा कैसे उड़ाते हैं बताते हैं। एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये, ग्राउंड पे रखा है भाई साहब। कहां रखा है? ग्राउंड पे। अच्छा, ऐसे। इस ब्लॉक का मास m1, इसका मास m2 है। ठीक, m2 मान लो
4 kg है, 6 kg। यहां पे किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। नीट में ये वाले क्वेश्चन भी नहीं आते। यहां पे फ्रिक्शन है भाई साहब। पॉइंट फाइव ये म्यूएस है। .25 म्यू के है। ठीक, अब हम यहां दो केस करेंगे, एक जिसमें ऊपर फोर्स लगाएंगे वो, एक वो जिसमें नीचे फोर्स लगाएंगे वो। ठीक, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम है बीडी बनाना है इसमें। आओ बनाते हैं। इस पे फोर्स लग रहा है एफ आगे, और ये आगे जाएगा, इस पे लगेगा फ्रिक्शन पीछे, नीचे वाले पे लगेगा फ्रिक्शन आगे, और तो कुछ लगेगा नहीं। लगेंगे जो फोर्स लगेंगे वो हमारे काम के ज्यादा नहीं, लेकिन निकाल लेते हैं। यहां लगेगा N1, सॉरी N2, ये जाएगा 40, यहां लगेगा क्या, नीचे से N1, ऊपर से N2, नीचे वेट 60, फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है तो फॉरवर्ड। फ्रिक्शन डायरेक्शन पहले बता चुके, कोई बकवास नहीं करेगा मुझसे, इतने तो लगेगा। कोई भी क्वेश्चन हो पहले आपको ये इतना काम करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। अब मेरा क्वेश्चन शुरू होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ व्हेन बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर। ठीक, सुनो जरा ध्यान से, पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हेन both are moving together। जब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं उसके लिए आपको बताना है फोर्स। अच्छा, कुछ कुछ सवाल है, इसको किसने चलाया, इसको किसने चलाया, ये सवाल के जवाब दो, कमेंट करके बताओ, इसको किसने चलाया। तो आप बोलोगे इसको चलाया एफ और एफ के वैल्यू ने, फ्रिक्शन और फोर्स के रिजल्टेंट ने। इसको किसने चलाया, फोर्स ने। इनमें से कौन है जो बहुत सारा एक्सेलरेशन ले सकता है, लेकिन कौन है जिसकी एक मैक्सिमम औकात है कि उससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं ले सकता है। तो ध्यान से सुनो, इसको चला रहा है फोर्स और फोर्स फ्रिक्शन का। या फोर्स की वैल्यू जो भी रखोगे उसी हिसाब से एक्सेलरेशन आएगा, तो फोर्स की वैल्यू बदलते रहो, एक्सेलरेशन बदलता रहेगा, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसकी लिमिट है, क्योंकि इस वाले फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होती है, उससे ज्यादा तो फोर्स हो नहीं सकता। तो जिस वाले ब्लॉक पर केवल फ्रिक्शन लगता है उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स है, वो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकता। तो अगर दोनों को एक साथ चलना है तो कौन डिसाइड करेगा कि एक साथ चलेंगे। भाई ये तो डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि कोई वैल्यू ले सकता है। भाई जैसे हम और तुम एक साथ चलना चाह रहे हैं, तुम बहुत तेज हो, तुम्हारे पास कोई वैल्यू हो सकती है। मैं हूं फिसड्डी, मेरी मैक्सिमम औकात है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की,
तो अगर हम तुम एक साथ चलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो चलोगे, क्योंकि मैं भाई 5 से ज्यादा चल नहीं सकता, तुम किसी से चल सकते हो, तो तुम संतोष करोगे अपने आप को, तो चलो राज चिरकुट के साथ चलना है, चलो चलते हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम 5 से ही चलोगे। मतलब अगर साथ चलना है तो जो सबसे कमजोर वाला है उसके हिसाब से चलेंगे, समझ गए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो दोनों रख सकते हैं वो ये डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा जिससे फ्रिक्शन लगता है। आओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन अब पता कर लेंगे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हेन बोथ आर मूविंग टुगेदर। ये इससे डिसाइड होगा। एफ मैक्स और किसका निकालेगा मास, मास ऑफ वन, एक्सेलरेशन मैक्स ये, और एफ मैक्स क्या होगा, म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल, कौन सा, इन दोनों के बीच में जो लग रहा है, कौन सा लग रहा है, n2 इज इक्वल टू m1 a मैक्स। तो म्यूएस m2g, तो a मैक्स क्या आएगा, ये आएगा a मैक्स, जिससे दोनों एक साथ चलेंगे। वो क्या होगा, म्यू एस, मैंने म्यू मैक्स लिख दिया, म्यू एस होना चाहिए। ये होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो दोनों एक साथ चलेंगे। सोचना है थोड़ा सा बस बेटा, और कुछ नहीं है। तो ए मैक्स आ गया हमारा, कितना होगा ए मैक्स, ए मैक्स कितना है, वैल्यू भर दो। म्यूएस कितना है 0.5, m2 कितना है 4, 10 डिवाइड बाई 6, ए मैक्स कितना आएगा 5, 20, 20/6, 20/6 इतना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब इसी से दोनों एक साथ चलेंगे, जब इसी से दोनों एक साथ चलेंगे इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एक सिस्टम बन गए, तो दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। जब दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक सिस्टम बन गए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एफ m1 प्लस m2 ए। सो कॉमन एक्सेलरेशन क्या जाएगा, कॉमन एक्सेलरेशन क्या जाएगा भाई, दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये लिख दो, एफ लिखोगे m1 4, तब 4 6 जो भी हो, और ए कॉमन क्या है यहां पर, एफ मैक्स निकालना है। जब एक साथ चल रहे हो, एक साथ चलेंगे तो यहां एसी ए मैक्स होगा, ए मैक्स निकाल के आया भी 20/6, कितना आया था 20/6, क्या आएगा 200/6 न्यूटन। हमें यहां निकालना था मैक्सिमम फोर्स जिससे एक साथ चले, ठीक है, एक साथ चले मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो, कौन धोखा दे सकता है वो हमने पता कर लिया, सॉल्व कर लिया। इतना फोर्स लगाओगे तो एक साथ चलेंगे नहीं, अलग अलग चलेंगे। इतना फोर्स लगाओ तो एक साथ चलेंगे, नहीं तो अलग अलग चलेंगे। ठीक, आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। टेंशन मत लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, इस वाले क्वेश्चन में काफी कुछ क्लियर कर देंगे हम। देखो
5 kg, 10 kg, μs 0.5, .25, ठीक है। अब हमें यहां पता करना है, अगर मैं मान लो यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, एक्सेलरेशन ए और बी का क्या होगा, इनके बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, यह बताना है। एक्सेलरेशन क्या होगा ए और बी का, मतलब ए बी करें 2 और 1 का, और फ्रिक्शन क्या होगा। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 1 and 2। सबसे पहला काम है बीडी बनाइए फटाफट, चलिए। नॉर्मल 50, 10, आगे नॉर्मल, नॉर्मल और 100। पहले चेक करो एक साथ चलेंगे अलग अलग चलेंगे, एक साथ चलेंगे अलग अलग चलेंगे। सबसे पहला काम, तो सबसे पहला काम ए मैक्स निकालते हैं। आओ ए मैक्स निकालते हैं। ए मैक्स ये निकलवाएगा, ये निकलवाएगा, ये निकलवाएगा। क्यों? इसका तो अनलिमिटेड एक्सेलरेशन हो सकता है क्योंकि फोर्स वाला पार्ट था, इसमें नहीं होगा अलग बात है, लेकिन हो तो सकता है ना। म्यू टाइम्स ऑफ m2g इज इक्वल टू m1 a max। तो म्यू कितना है 0.5, m2 कितना है 5, g की वैल्यू 10, m1 की वैल्यू 10, a max 10 से 10 कैंसिल, a max आ गया 2.5। a max आ गया 2.5। साथ चलेंगे नहीं चलेंगे ये कैसे पता करोगे? तो साथ चलने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स है वो अगर हम पता कर लें, अगर उसे कम लगाओगे तो साथ चलेंगे, अलग लगाओगे तो अलग अलग चलेंगे, है ना। तो एफ मैक्स कितना है? ए मैक्स कर देते हैं। क्या है ये एफ मैक्स? 15 इंटू 2.5, मतलब एफ मैक्स कितना आ रहा है? 37.5 न्यूटन। भाई दोनों का मास इंटू एम एक्स। इतना फोर्स लगाओगे तब तक एक साथ चलेंगे, लगा कितना रहे हो 10 न्यूटन, तो साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। भाई इतना लगाते तो साथ साथ चलते, कितना 37.5, अभी कितना लगा रहे हो 10, तो साथ चलेंगे। ये आपको, अब आप कहोगे क्या हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा? हां करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, तभी तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक माना जाता है। ये क्यों नहीं होता बच्चों से? क्योंकि बच्चे अभी तक सोचते हैं यार फॉर्मूला लगा आंसर निकाला, फॉर्मूला लगा आंसर निकाला। अब काम खत्म, पैसा आजम, अब लॉजिक लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको। तो क्या अब सोचो, क्या सोचे? सोच तो लिया हमने कि एक साथ नहीं चलेगा। क्यों? इफ एफ मैक्स बड़ा या बराबर है
तब दोनों एक साथ चलेंगे। तो दोनों का ये एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का ये एक्सेलरेशन सेम होगा। और एक्सेलरेशन होगा कितना? एक साथ चल रहे, एक सिस्टम बना लो, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो दोनों एक मास बन गए, m1 प्लस m2 इंटू ए। एफ कितना है? 10। ये कितना है? 5। ये कितना है? 10। ये कितना है? ए की वैल्यू कितनी आएगी? 10/15। दोनों इस एक्सेलरेशन से चलेंगे, दोनों इस एक्सेलरेशन से चलेंगे। फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक या काइनेटिक? क्या ये इस पर स्लिप कर रहा है या ये इस पर स्लिप कर रहा है? क्या इन दोनों बीच में घर्षण है? मतलब स्लिपिंग है, घर्षण तो फोर्स है ही। क्या स्लिप हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। सो नो स्लिपिंग। सो एफ फ्रिक्शन स्टैटिक, स्टैटिक लगेगा। और फ्रिक्शन निकालने का तरीका जानते हो क्या है? एफबीडीज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एफबीडीज निकालते हैं। अभी क्विक रिकैप में बता दूंगा क्या क्या करना है, कहां कहां करना है। एफबीडीज निकालते हैं कैसे? m1 इंटू ए। m1 कितना है? 10। ए की वैल्यू कितनी है? 10/15। 100/15 पॉइंट्स, मतलब 100/15 6 के आसपास, 6 के आसपास। इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा यहां पर, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं ये। तो सबसे पहला काम क्या होता है? पता करो साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो सबसे पहला काम है बीडी बनाओ। एफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखो कितना आ रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने में पता जाए कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं जिससे साथ साथ चले, वो निकाल लो। ये तो किया आपने, ठीक। जैसे यहां था तो आपने ए मैक्स निकाल लिया। ए मैक्स कितना आएगा वो तुम्हें पता है कितना आएगा? म्यू जी डिवाइड बाई m1। तो म्यू m2g डिवाइड बाई m1 कर लिया। m1 कितना है? 10। म्यू लिखा, m2g लिखा, सॉल्व कर लिया, कितना आया? 2.5 आया। क्या आया? 2.5 आया। 2.5 के एक्सेलरेशन से चलने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ता मैक्सिमम में? 37.5 लगाना पड़ता। हम लगा कितने रहे? 10। इसका मतलब क्या हो गया? चलेगा नहीं साथ साथ? चलेगा, चलेगा साथ साथ। तो दोनों साथ चलेंगे तो एक सिस्टम हो गया। बताया था जो शुरू, वो दूसरा तीसरा लेक्चर था तब। इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये दोनों स्लिप नहीं कर रहे हैं तो फ्रिक्शन निकालना सबसे ट्रिकी होता है। बहुत सारे आईआईटी बच्चे नहीं निकाल पाते, पता है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो, स्टैटिक लगेगा ना, निकाल लिया। चलिए अब अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन चेंज, अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगा तो क्या होगा? अगर यहां 50 न्यूटन का फोर्स लगा तो क्या होगा? अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगा तो क्या होगा? इतना तो करेंगे, इतना करेंगे हम लोग। इतना तो करेंगे हम लोग।
अगर 50 न्यूटन फोर्स हो चाहे जितना लगाओ, आपको ए मैक्स निकालना पड़ेगा, एफ मैक्स निकालना पड़ेगा। एफ मैक्स कितना रहा? 37.5। मतलब 37.5 लगाओगे तब साथ साथ चलेंगे। यहां लगा कितना है? 50 न्यूटन, मतलब साथ नहीं चलेंगे, साथ नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि कांड हो गया, और क्यों नहीं चलेंगे? यहां पे साथ नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि ये हो गया। अप्लाइड फोर्स बड़ा है, विल नॉट मूव टुगेदर। अब कैसे करें? अब एफबीडी से करो, भूल जाओ कोई फॉर्मूला, अलग अलग चल रहे हैं ना, तो एफबीडी सॉल्व करो। कैसे करोगे? अब एफबीडी सॉल्व करिए, भूल जाओ कोई फॉर्मूला, फॉर्मूला तुमने सिखाया नहीं, एफबीडी सॉल्व करिए। इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए। फोर्स कितना लग रहा है यहां पर? 50 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना होगा यहां पे? काइनेटिक होगा, काइनेटिक होगा, साथ साथ नहीं चलेंगे। तो एफ के निकालो पहले। देखो एक पार्ट हो गया तुम्हारा, म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल आएगा। म्यू के कितना है? 0.25, नॉर्मल 50, क्या आएगा? $12.5 न्यूटन, 12.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इससे पहले कितना लग रहा था? इससे पहले एफ मैक्स, सॉरी वो फ्रिक्शन फोर्स जो भी आ रहा है, म्यू टाइम्स ऑफ M2G कितना रहा था? 25। अब कितना लग रहा है? 12.5। काइनेटिक लगेगा 0.25 इंटू 50। ठीक, चलो अब अगर एक्सेलरेशन निकालें इसका तो क्या आएगा? पहले वाले का फ्रिक्शन से एफबीडी से एक्सेलरेशन निकालोगे, 50 माइनस एफ के इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 1 का एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका अलग होगा। तो क्या जाएगा? 50 माइनस 12.5, ये क्या जाएगा? ये तो होगा 50 माइनस 12.5 करोगे तो 37.5 आ जाएगा, डिवाइड बाई ए। A1 कितना आएगा? 7.5। कैलकुलेशन गलत हो सकती भाई, निकालना बताना, मुझे बताना सही है गलत है। कैलकुलेशन तुम्हारे जिम्मे, कंसेप्ट मेरे जिम्मे, बंटवारा हो गया हमारा तुम्हारा। ठीक है, ये आ गया 1 का एक्सेलरेशन। 2 का एक्सेलरेशन बहुत आसान निकालना। एफबीडी देखो, आंसर निकालो। मुझे पक्का पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। ये A2 होगा, सॉरी यहां A1 लिखा है, A2 होना चाहिए था, ये A2 का था, ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने? मैं भी पागल हूं, कुछ भी लिख देता हूं। ये 2 का है। अबे यार बहुत नालायक हो गए आजकल। ये A2 है, ये A1 है। ठीक है, A1 निकालेंगे तो क्या आएगा? ऐसे। तो फ्रिक्शन कितना है? 12.5। M2 कितना है? 10। A1 तो 1 का एक्सेलरेशन आएगा 1.25। पूरा एक्सेलरेशन ही अलग है। हमने क्या बताया था? फ्रिक्शन वाले की एक्सेलरेशन की औकात होती है, इसकी कोई औकात नहीं। जितने फोर्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा आंसर आएगा। यहां 50 था, कॉपी पेस्ट किया था हमने, इसलिए चेंज नहीं किया था। ठीक है, बहुत खूबसूरती से देखो, तुमने इसको समझ लिया। थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, नो डाउट,
लॉजिक लगा के करना पड़ेगा आपको, एफबीडी बना के स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। कोई और तरीका जो बताते हैं वो गड़बड़ बताते हैं, उसमें रट्टा बहुत मारना पड़ता है, रटना नहीं मारना है। एफबीडी में लॉजिक लगाओ, सॉल्व करो, क्या दिक्कत है, लॉजिक लगाइए, सॉल्व करिए। अब अगर मैं नीचे फोर्स लगा देता तो, जिनको वहां समझ नहीं आया यहां समझने की कोशिश करो, सेम वैसे उसी स्टेप में समझाऊंगा मैं। ये मान लेते हैं 5 kg है, ये 10 kg है। म्यूएस डेटा वैसे ही ले लेते हैं 0.5, म्यू के 0.25, थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी, अब कैलकुलेशन भी आसानी से आएगी। एफबीडी में ना फटाफट चलो, इस पे पीछे लगेगा फ्रिक्शन तो ऊपर वाले पे आगे लगेगा, कर चुके हैं पहले। नॉर्मल ऊपर, वेट नीचे, कितना 50 न्यूटन, नॉर्मल नीचे, यहां पर इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ, ये एफ। अब आपको बताना है कितना फोर्स लगाएं कि जिससे एक साथ चले। अब बताओ तुम, इन दोनों में धोखा कौन दे सकता है? ऊपर वाला, क्योंकि वो खाली फ्रिक्शन से चल रहा है। ये तो कोई वैल्यू ले सकता है, तो मैं ए मैक्स पहले निकालना है। ए मैक्स क्या आ जाएगा? एफ मैक्स और M2 ए मैक्स। सारा काम है बीडी से देख देख के कर लिया करो, सारा काम है बीडी से होगा। एफ मैक्स क्या आ जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ स्टैटिक वाला M2G इज इक्वल टू M2 ए मैक्स। तो ए मैक्स की वैल्यू तो सीधा सीधा नजर आ गई, कितनी? म्यू एस जी। ए मैक्स कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 10। ए मैक्स की वैल्यू आएगी 5। यहां ए मैक्स होगा म्यू एस जी और वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्वेश्चन क्या बोला हमने आपको फाइंड करना है? फाइंड मैक्सिमम फोर्स एफ व्हेन बोथ आर मूविंग टुगेदर। फाइंड एफ मैक्स व्हेन बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो ए मैक्स आ गया, दोनों एक साथ चलेंगे, एक सिस्टम हो जाएगा। ये होगा एफ मैक्स, और क्या? $75 न्यूटन। 75 न्यूटन का फोर्स लगाइए जब एक साथ चले। अगर एक साथ चलाना चाहते हो तो 75 न्यूटन का फोर्स लगाइए, नहीं तो साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ना चलें साथ। क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन चेंज। डेटा वही है, डेटा वही है। फोर्स यहां मैंने लगाया 60 न्यूटन। अब तो तुम लोग गेस कर सकते हो, अगर मैं 60 न्यूटन लगाऊंगा तो साथ चलेंगे। अगर मैं 60 न्यूटन लगाऊंगा तो ये एक साथ चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि 75 न्यूटन पे एक साथ चलते हैं, क्योंकि 75 न्यूटन पे एक साथ चलते हैं। तो क्या बताना है? फाइंड वैल्यू ऑफ एक साथ चलेंगे। कोई कह रहा नहीं चलेंगे, आप ही कह रहे थे, हम तो कह रहे चलेंगे, झूठ बोल रहे हैं आप। फाइंड वैल्यू ऑफ A1 A2 एंड फ्रिक्शन। साथ चलेंगे नहीं चलेंगे? चलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया चलाने के लिए साथ साथ चलाने के लिए 75 चाहिए, लगाया तुमने 60 ही है अभी,
तो कैसे पता आपको 75 जी? इतनी कैलकुलेशन तो हमें हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, इतनी कैलकुलेशन तो हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। अच्छा हां, यहां पे क्या है, एफ इज लेस देन एफ मैक्स है, सो बोथ आर मूविंग टुगेदर। दोनों एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे तो क्या जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 ए, कितना आया 60 न्यूटन, कितना है 5 प्लस 10, क्या होगा एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या जाएगी 4, एक्सेलरेशन आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों का सेम होगा, जैसे भी यहां किया था हमने। देखो दोनों एक साथ चल रहे थे, दोनों का एक्सेलरेशन फिक्स निकाल दिया, स्लिपिंग नहीं होगा, इसलिए यहां कैसा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, जब कभी फ्रिक्शन निकालना हो तो एफबीडीज निकाला करो, फ्रिक्शन की वैल्यू एफबीडीज निकालो, यहां स्टैटिक लगेगा एफएस की वैल्यू क्या आ जाएगी M2A1 M2A, ये क्या जाएगा M2 कितना है यहां पर 5, ए की वैल्यू 4, क्या आएगा 20 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था, अभी आपने निकाला था, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था, मैक्सिमम फ्रिक्शन ये था 25, मैक्सिमम फ्रिक्शन 25 था, यहां कितना आ रहा है 20 ही तो आ रहा है, ऑब्वियसली कम लगेगा। जैसे यहां किया था आपने, अभी यहां किया था, क्या एक साथ नहीं चल रहे थे, तो आपने एफबीडी से निकाल लिया था M1A1 से, यहां पर भी आपने एफबीडी से निकाला है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एफबीडी से निकालो, बस बात खत्म, पैसा आ जाए, ठीक है, कभी गलत नहीं आएगा। आओ करें क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कैसे बता रहे हैं, अगर मान लो फोर्स हमने लगा दिया यहां पे कितना, फोर्स हमने लगा दिया मान लो 90 न्यूटन, फोर्स कितना लगा 90 न्यूटन, अब क्या होगा, अब क्या आएगा, एफ अगर 90 न्यूटन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब दोनों अलग अलग चलेंगे, क्यों, क्योंकि एफ की वैल्यू बड़ी है किससे, एफ मैक्स से, एफ मैक्स कितना निकाला था आपने बेटा, अभी आपने एफ मैक्स निकाला था 75 न्यूटन, इतना कैलकुलेशन तो आपको हर बार करना पड़ेगा, तभी तो गेस कर पाओगे। तो भैया इतना आ गया, यहां इतना है तो इसका क्या जाएगा, दोनों अलग अलग चलेंगे, स्लिपिंग होगी यहां पर, क्या होगा स्लिपिंग होगा। अब स्लिपिंग होगा तो क्या दिक्कत है, एफबीडी से एक्सप्रेशन निकालो, एफ काइनेटिक इज इक्वल टू M2A1 M2, अरे मैंने फिर वैसे कर दिया, देखो उल्टा, मेरा दिल भी कितना बौड़म है प्यारे तुमसे, गलती ये बार बार करता है, प्यार नहीं करता गलती करता है, क्या आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन इसको चलाएगा M2A2, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ N2 M2A2, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 0.25, N2 M2G M2A2, तो A2 वैल्यू कितनी आएगी 2.5, 2.5 के एक्सेलरेशन चलेगा, और इसका F माइनस एफ के इज इक्वल टू
m1 a1। f कितना है, कहां गया 90। काइनेटिक कितना है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के टाइम्स ऑफ n2, क्योंकि यहां पे इनके बीच का नॉर्मल लिखा जाएगा ना, इज इक्वल टू m1 a1। तो 90 माइनस 0.25 इंटू 50 माइनस m1 10 a1। तो ये आपका हो जाएगा कितना 12.5 37.5 37.5 डिवाइड बाई a1 मतलब 10 इज इक्वल टू आ गया 3.75। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 2.5 है इंटू 12.5 37.5। आंसर गलत भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं पहले भी, आप निकाल के देख लेना भाई भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.75, अलग अलग चलेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन पहले निकाल लिया हमने, कितना, कहां गया फ्रिक्शन वहां, फ्रिक्शन वहां काइनेटिक, कई बार तो निकाले हो, ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही तो है ये एफ के म्यू के टाइम्स ऑफ n2 रख लेना, निकाल लेना आ जाएगा। कितना आसान है ना, आसान नहीं डिफिकल्ट है ये, एक बार समझ नहीं आता किसी को, इसीलिए उन्हें हर टाइप के क्वेश्चन एक ही झटके में एक ही टाइप में करा दिए, वो आपको प्रैक्टिस करना है ना। तो बड़ी आसानी से चतुराई के साथ हमने कई सारे क्वेश्चन करा दिए आपको, है ना। और इन्हीं क्वेश्चन सारे आपके बेसिक बेसिक थोड़े थोड़े कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। इसको दोबारा जरूर देखोगे, क्यों नहीं समझ में नहीं आएगा जब दोबारा नहीं देखोगे तो। सर आप बताइए फ्रिक्शन फोर्स एरिया डिपेंड करता है नहीं करता, इसकी बात हुई थी हमारी, तुम्हारी बताने जा रहे हैं वही। फ्रिक्शन फोर्स एरिया डिपेंड करता है नहीं करता, फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है। क्या है, करता है। फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्या बकवास है भाई, हां दोनों बातें हैं। फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड करता भी है, नहीं भी करता है। एक बात बताओ, देखो जैसे कोई ब्लॉक है, यहां इस सरफेस पे रखा है, तो इसका अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो, इतने से सेक्शन का, इतने से सेक्शन को अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो ऐसे नजर आएगा। और ये जो नीचे वाला फ्लोर बनाया आपने, इसे अगर आप फ्लोर को देखो, ऐसा ऐसा होगा। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। जितनी जगह मॉलिक्यूल्स टच करेंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, जितनी जगह मॉलिक्यूल्स टच करेंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, और जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा टच करने के चांसेस होंगे। ठीक ठीक। कुछ मैं एक रिलेशन लिखने जा रहा हूं, ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है कितना तेजी से आप इसको दबा रहे हैं। क्यों, जितना ज्यादा दबाएंगे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, उतना ज्यादा टच होने के चांस होंगे नहीं होंगे। हां, तो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है प्रेशर पर, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर। फ्रिक्शन फोर्स मतलब प्रेशर मतलब नॉर्मल अपॉन एरिया पर, और फ्रिक्शन फोर्स ही डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ इंटरेक्शन पर। नंबर ऑफ इंटरेक्शन पर, और नंबर ऑफ इंटरेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को अगर मिक्स करें, इन दोनों को अगर मिक्स करके लिखें तो बोल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स
एरिया पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स प्रेशर पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स नंबर ऑफ इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, सब होता है। अगर हम इस वाली घटना को, भाई फ्रिक्शन फोर्स ऐसे, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ इंटरेक्शन बढ़ता है, नंबर ऑफ इंटरेक्शन बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ता है, और एरिया बढ़ाने से भी नंबर ऑफ इंटरेक्शन बढ़ता है। तो इन दोनों को क्लब करके अगर लिखो तो क्या मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है केवल नॉर्मल पर, एरिया एरिया कट्टम पिट्टी कट्टम पिट्टी कट्टम पिट्टी कट्टम पिट्टी। मतलब क्या हुआ, देखो बेटा, ये ऐसे रखोगे एरिया कम मिलेगा, तो प्रेसिंग ज्यादा हो जाएगी, प्रेसिंग ज्यादा हो जाएगी तो इंटरेक्शन के चांस हो जाएंगे ज्यादा, और उसी समय तुमने देखा क्या, प्रेसिंग बढ़ने से इंटरेक्शन के चांस ज्यादा हुए, लेकिन सेम टाइम पे एरिया भी तो छोटा हो गया। तो जिस हिसाब से प्रेसिंग बढ़ी, मतलब प्रेशर बढ़ा, जिस हिसाब से प्रेशर बढ़ा उसी हिसाब से एरिया भी छोटा हो गया हमारा। तो जब तुम्हारा चिपकाने के चांस ज्यादा हो जाते हैं तो एरिया भी तो छोटा हो जाता है। ऐसे लिटा दोगे, पानी टपक रहा है, ऐसे लिटा दोगे तो एरिया बढ़ जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ इंटरेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन एरिया बढ़ने से इंटरेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दबाने की वजह से इंटरेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उसी हिसाब से एरिया के बढ़ाने से या घटाने से इंटरेक्शन चांस घट और बढ़ दोनों रहे हैं। फिर से समझो, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो एरिया कम रहेगा, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो चिपकने के चांस ज्यादा होंगे, लेकिन एरिया तो छोटा है तो कम लोग चिपकने वाले मिलेंगे। वहां बढ़ रहा है, यहां घट रहा है। अच्छा ऐसे रख दे तो एरिया बढ़ रहा है, चिपकने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, लेकिन प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि बड़े एरिया पे कम प्रेशर लगता है। तो प्रेशर कम हो जाएगा तो चिपकने वाले लोग कम मिलेंगे या चिपकने के चांस कम होंगे। तो अगर ऐसे रखोगे चिपकने के चांस कम होंगे, लेकिन चिपकने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। ऐसे रखोगे तो चिपकने वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन चांस बढ़ जाएंगे। कुल मिला के कट्टम पिट्टी, ठीक है। यही तो दिखा रहे हैं हम आपको। क्या फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कितना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर की स्पेलिंग गड़बड़ है, ठीक है, कितना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो। ज्यादा प्रेशर ज्यादा इंटरेक्शन, ज्यादा इंटरेक्शन ज्यादा फ्रिक्शन। सेम टाइम पर फ्रिक्शन फोर्स नंबर ऑफ इंटरेक्शन डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इंटरेक्शन एरिया डिपेंड करता है, और कुल मिलाकर कट्टम पिट्टी फ्रिक्शन फोर्स आ गया नॉर्मल पे। इन दोनों क्लब करके लिखोगे नॉर्मल पे आ गया, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल पे डिपेंडेंट बोला जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स कोई पूछे एरिया डिपेंड करता है क्या, तो बोलोगे हां, फ्रिक्शन फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इंटरेक्शन माइक्रोस्कोपिक एरिया डिपेंड करता है, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरेक्शन बढ़ते हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग देखियो कहीं इस तरह से, इंग्लिश वाले मास्टर हमारे देख लेंगे, मार डंडा गिरा देंगे हमको। एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्रोस्कोपिक एरिया। मैक्रोस्कोपिक एरिया से इंडिपेंडेंट होता है, माइक्रोस्कोपिक एरिया डिपेंड करता है। क्यों? माइक्रोस्कोपिक होता है मतलब इंटरेक्शन वाले एरिया, जितना ज्यादा एरिया इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स माइक्रोस्कोपिक एरिया डिपेंड करता है, मैक्रोस्कोपिक पे डिपेंड नहीं करता। ये एक फटाफट क्विक रिवीजन करें। आज हमने आपको सिखाया एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बताया वो एंगल जिसके बाद कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पे स्लिप करने लगता है। तो हमने बताया अगर म्यूएस की वैल्यू ज्यादा होगी तो नो स्लिपिंग, और tan थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो स्लिपिंग हो जाएगी। फिर हमने यहां पर एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने कॉन्टैक्ट फोर्स निकाला। कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है। हमने बताया अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा होगा, इक्विलिब्रियम में रखा होगा, उस केस में जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा वो mg के बराबर होगा। ठीक है। फिर हमने कहा इसको धीरे धीरे घुमा रहे हैं
तो 30 डिग्री पे ये स्लिप नहीं करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी साइन थीटा आएगा, वो भी एम जी बाई 2 आएगा इत्तेफाक से, और 60 डिग्री पे स्लिप करेगा तो भी एम जी बाई 2 आएगा। फिर बातें चलती रही, हमने कहा यहां पे बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्सेस की वैल्यूज क्या होंगी, फोर्सेस की वैल्यूज क्या होंगी। तो एक फोर्स हो सकता है जब आप इसको जस्ट ऊपर खींचना चाह रहे हो, एक फोर्स क्या हो सकता है जब आप इसको जस्ट नीचे खींचना चाह रहे हो। मतलब टेंडेंसी इसकी क्या है, एक बार स्लिप टू डाउनवर्ड है, एक बार स्लिप टू अपवर्ड है। बस कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो दोनों टेंडेंसी के हिसाब से निकाला करो, इसीलिए फोर्स की वैल्यू इसके बीच में कुछ भी होगी। ठीक, फिर हमने बताया एक्सेलरेशन क्या होगा, एक बार अगर नीचे स्लिप कर रहा था तो एम जी साइन थीटा, मतलब अगर नहीं रहता फ्रिक्शन तो जी साइन थीटा होता, अगर ये स्लिप कर रहा है तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको याद करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं, ऊपर के लिए जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा नीचे लगेगा, और जब नीचे आएगा तो ऊपर लगेगा तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मूथ पे जी साइन थीटा होता है, उसी याद रखो। यहां पे हमने बताया आपको छोटी छोटी बात बताई, क्या एफबीडी सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कैलकुलेशन में एफबीडी से करेंगे। जैसे जब स्लिपिंग हो रही होती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम एफबीडी से निकालते हैं, और जब स्लिपिंग ना हो रही हो तब भी एफबीडी से सोच के निकालते हैं। सबसे पहले चेक किया करो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना ले सकता है, सबसे पहले चेक किया करो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना ले सकता है, फिर चेक किया करो मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए दोनों को एक साथ चलाने के लिए, फिर उसी से कंपेयर कर करके सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हम ज्यादा बताएं नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे भी आप, है ना। इसलिए आप इसको एक बार और देखना, समझ में आएगा, देखना दोबारा जरूर पड़ेगा, ये बता दे रहे हैं। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ाना था, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो और पढ़ते रहो, क्योंकि 2022 में क्या करना है, चलो टेक केयर, लव यू।